हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा था, है ना। तो मैट्रिसेस में जो कुछ भी हमने पढ़ा उन्हीं सब का थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन यहाँ पे। तो ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट आपस में काफ़ी रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपको मैट्रिसेस सही तरीके से समझ में आया है तो डिटर्मिनेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट कहते किसको है, पहले हम वो समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स था, ठीक है ना। कोई भी अगर मैं मान लो 2x2 का मैट्रिक्स ले लेता हूं कुछ भी, ठीक है। तो हर एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है, ठीक है। हर एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है अपने आप में, एक्चुअली में एक नंबर होता है ना। डिटर्मिनेंट अपने आप में क्या है, एक नंबर है जो किससे एसोसिएटेड होता है, हर एक किसी न किसी मैट्रिक्स से वो एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो जो ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट है, ये एक्चुअली में क्या होता है, आपके पास एक नंबर होता है ना, अ नंबर। तो ये मैट्रिसेस आपका इस एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है। मैट्रिसेस में इस टाइप से आपके पास 4 एलिमेंट है, लेकिन ये कंप्लीट मैट्रिसेस किसी न किसी एक नंबर से एसोसिएटेड होता है ना, जिस नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड नंबर कौन सा है कि नहीं, जिसको हम इसका डिटर्मिनेंट बता सकते हैं, है कि नहीं। तो हम वही इस चैप्टर में सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट हमें निकालना कैसे होता है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। तो हर एक मैट्रिसेस किसी भी टाइप का वो मैट्रिक्स हो, उससे एसोसिएटेड कोई ना कोई एक नंबर होगा जो हमें फाइंड करना आना चाहिए, है ना। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट का, और उसके बाद हम इसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, तो डेफिनेशन लिख लो डिटर्मिनेंट का। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। और ए को हम इन जनरल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, ए आई जे। और अगर हमें मैट्रिक्स पता है तो हमें इसका ऑर्डर भी पता होना चाहिए। तो हम यहां पे ऑर्डर क्या ले रहे हैं, एन क्रॉस एन, ठीक है। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, है ना, वी कैन एसोसिएट अ नंबर, ठीक है। ये नंबर जो होता है वो आपका रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नंबर मतलब ओवरऑल हम टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कभी कभी होता है, कभी कभी रियल नंबर भी मिलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम पे आपको रियल नंबर ही देखने को मिलेगा, लेकिन हो कुछ भी सकता है, ठीक है। तो वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड determinant of matrix A, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, उस चीज को मैं अभी बताता हूं आपको। अभी आप देख लो कि यहां पे इस डेफिनेशन में 2-3 बातें हैं, वो चीज हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज जो आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट आप सिर्फ किसका निकाल सकते हो, सिर्फ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमारे पास डिटर्मिनेंट अवेलेबल होता है, ठीक है। हर एक मैट्रिक्स से रिलेटेड नंबर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ हम किससे रिलेटेड एसोसिएट नंबर निकाल सकते हैं, सिर्फ हम है ना, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड ही हम बस नंबर एसोसिएट खो सकते हैं, जिसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के लिए पहला कंडीशन क्या है आपके पास, है ना, डिटर्मिनेंट लिख लो। डिटर्मिनेंट
कैन ओनली बी कैलकुलेटेड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो सकता है। दूसरी चीज डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट यहां पे देखो सेकेंड लाइन, वी कैन एसोसिएट अ नंबर, रियल नंबर और है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक नंबर होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। ठीक है, तो ये आपको रियल नंबर दिखाई दे सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्मेट में दिखा सकता है। आपके लिए एनसीईआरटी बुक में मैक्सिमम टाइम पे आपको है ना रियल नंबर के फॉर्मेट में ही आपको वैल्यू दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब अगर डेफिनेशन को आप समझो तो हो क्या रहा है कि आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में चूज कर लेता हूं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है। अगर मान लो मैंने A1 ले लिया, ठीक है, A1 क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? कोई ना कोई एक नंबर K होगा, है कि नहीं? वैसे ही अगर आप A2 लोगे तो मान लो ये K1 के रिलेटेड, A2 जो होगा ये भी क्या होगा? किसी न किसी नंबर से रिलेटेड होगा। हो सकता है A2 की वैल्यू भी K के इक्वल हो जाए, और ये A2 मैट्रिक्स जो है ये भी किससे एसोसिएट हो जाए? K1 से एसोसिएट हो जाए, और हो सकता है इसकी वैल्यू अलग हो, है कि नहीं? वैसे ही A3, A4 और इस टाइप से आप जितने भी मैट्रिक्स लोगे AN तक, है ना, और जितने भी लो उससे फर्क नहीं पड़ता, हर एक मैट्रिक्स क्या होगा? किसी न किसी नंबर से एसोसिएटेड होगा। समझ में आ रहा है क्या? हो सकता है कि कोई दो मैट्रिक्स सेम नंबर से भी एसोसिएट हो जाए, ठीक है, वो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा केस भी हो सकता है कि ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर मैं ये जो मैट्रिक्स मैंने लिया है A1 से लेके AN तक, अगर मैं इसका एक कलेक्शन बना लूं, ठीक है, तो देखो इसका मैं एक कलेक्शन बना देता हूं, और यहां पे मैं इसका एक कलेक्शन बना देता हूं। ठीक है, इस टाइप का फिगर आपने पहले देखा था, कहां पे देखा था? फंक्शन में। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक सेट ले लेता हूं, इसको ये सेट में क्या ले रहा हूं? M सेट ले रहा हूं। ठीक है, और यहां पे मैं एक सेट ले रहा हूं कैपिटल K का। ठीक है, तो देखो ये एक्चुअली में क्या बन गया? आपका फंक्शन बन गया। दिख रहा है क्या? ये क्या बन गया? फंक्शन बन गया, क्योंकि हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर आप चेक करोगे तो ये कौन सा फंक्शन टाइप का होगा? मेनी वन टाइप का हो सकता है कि नहीं? एक से ज्यादा एलिमेंट सेम एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, जैसे इस टाइप का केस आपका बन सकता है। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन होगा, है ना, ये चीज आप समझ सकते हो कि ये क्या होगा? फंक्शन होगा। ठीक है, अब अगर ये फंक्शन है तो मैं इसको इस तरीके से डिफाइन भी कर सकता हूं। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं फिर से f, है ना, इसको मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं? f, और ये f का रिलेशन कहां से होगा? m से लेके कैपिटल K तक। यहां पे m सेट क्या है हमारा? अगर आप m सेट के बारे में देखोगे तो m क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल दी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ही रिलेट कर सकते हैं। तो यहां पे देखो मैंने क्या किया, जो m था हमारा उसको मैंने क्या ले लिया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और k क्या है हमारा? k हमारा यहां पे एक नंबर है ना, k इज अ, तो जो k है हमारा सेट, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। और वो नंबर्स कैसा हो सकता है? वो नंबर्स आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जस्ट अभी हमने देखा था, है ना। तो ये K1, K2, K3 ये सब जो है ये रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड कोई ना कोई एक नंबर होगा हमारे पास, है कि नहीं। तो ये यहां पे हम इसको, इस फंक्शन को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? फंक्शन यहां पे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है कि यहां पे आप क्या करोगे? इस m में से कोई एक एलिमेंट चूज करोगे, और m का एलिमेंट किस फॉर्मेट का है? m का एलिमेंट मैट्रिक्स के फॉर्मेट का है कि नहीं? तो इस फंक्शन में अगर आप कोई एक मैट्रिक्स पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा k, और ये k नंबर क्या होगा? इस रियल नंबर के फॉर्मेट में होगा, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर में ना। तो इस सेट से आप कोई सा भी एक मैट्रिक्स लो, वो दूसरे सेट के किसी न किसी नंबर से रिलेटेड होगा, है ना। तो इसी फंक्शन को आप इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। आपने पहले भी ये किया था फंक्शन वाले पार्ट में,
है ना। तो ये एफ ऑफ ए इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो। क्लियर है। यहां पे ये जो फंक्शन है ना, मैट्रिक्स को आप इस तरीके से, सॉरी डिटर्मिनेंट को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, है ना। क्योंकि देखो हमने क्या किया, इस फंक्शन में ए की वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिला, एक रियल नंबर, एक नंबर मिला के, है ना। तो यहां पे एफ ऑफ ए क्या कहलाता है, ये जो एफ है ये क्या है, एफ ऑफ ए इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। और ये मैट्रिक्स ए किस टाइप का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेना यहां पे, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ ए क्या होगा हमारे लिए, ये होगा। तो यही जो फंक्शन, आप डिटर्मिनेंट को इस तरीके से सोच सकते हो कि डिटर्मिनेंट क्या हमारे लिए, डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है हमारे लिए, है ना। और वो फंक्शन क्या करता है, डिटर्मिनेंट हमारे लिए क्या है, एक फंक्शन है इस टाइप से। ठीक है, इस फंक्शन में क्या होगा कि ये इस तरफ से कोई आप इसको मैट्रिक्स दोगे, कौन सा मैट्रिक्स दोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स दोगे, है ना। यहां पे आप क्या दोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स दोगे। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स दोगे तो ये दूसरे तरफ से आपको किससे रिलेशन निकाल के देगा, एक के से देगा। और ये क्या होगा हमारे लिए, नंबर होगा, है ना, नंबर। और ये नंबर क्या हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स, है ना। सेम टाइप की चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर मान लो हमारा एफ एक्स इक्वल टू, है ना, ये हमारा फंक्शन एफ हो गया, है ना। ऐसे भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हम यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट निकलता है। अगर एक्स की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। वैसे ही डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स ले रहा है और वो क्या दे रहा है आपको, एक नंबर दे रहा है ना। तो हम यही चीज अब सीखेंगे कि कैसे वो, अगर मैं उसको कोई भी मैट्रिक्स दूं तो वो कैसे उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देगा, या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उस चीज को हम समझते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, और नोटेशन क्या होता है उसका, तो नोटेशन देख लेते हैं। नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ये लिख लो, नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। और नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसमें आपके पास मान लो एलिमेंट है, ये मैंने, क्योंकि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है तो मैंने 2 क्रॉस 2 का ले लिया ABCD एलिमेंट। तो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट बनाना है ना, तो डिटर्मिनेंट आप कैसे लिखोगे, ये सिंबल हम यूज करते हैं, 2 वर्टिकल लाइन। अंदर में क्या होगा, अंदर में मैट्रिक्स ही होगा, है ना, तो ये ए ही डिनोट होगा। और लेकिन अब ये वर्टिकल लाइन अगर आप लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा, है ना। और इसी का डिटर्मिनेंट बनेगा। तो जब आपको इसी का डिटर्मिनेंट बनाना है तो जो एलिमेंट है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस वर्टिकल लाइन के बीच में लिखना होगा। और सेम उसी तरीके से ये 2 क्रॉस 2 का है, तो जिस प्लेस पे आपका एलिमेंट था उसी प्लेस पे सेम टाइप से आपको एलिमेंट लिखना है। क्लियर है ना। तो ये आपका अब क्या बन गया, ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया। तो ये पहले हमारे पास मैट्रिक्स था, इस फॉर्म का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इस टाइप से मैट्रिक्स था। बस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हमें क्या चेंज करना है, बस इस स्क्वायर वाले साइन को चेंज करके वर्टिकल लाइन हमें लिख देना है। ठीक है, और एलिमेंट वगैरह सब कुछ उसका सेम उसी तरीके से रहेगा जैसे पहले था। क्लियर है ना। वैसे ही अगर आप 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स लोगे तो उसका हम डिटर्मिनेंट किस सिंबल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं 3 क्रॉस 3 का लिख के दिखा देता हूं। तो 3 क्रॉस 3 में क्या होगा, ABCDEFGHI, है ना। ये क्या होगा, इस टाइप से हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। और इसको जब हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर से सेम यही सिंबल यूज करेंगे और फिर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 2, और जो एलिमेंट जिस प्लेस पे है सेम प्लेस पे हम एलिमेंट को यहां पे लिख देंगे, ABCDEFGHI। ठीक है, एलिमेंट भी आपको चेंज नहीं करना है और पोजीशन भी चेंज नहीं करना। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस लाइन जो स्क्वायर ब्रैकेट था वो किस में चेंज हो गया, अब वर्टिकल लाइन में चेंज हो गया। क्लियर है ना। तो ये इजी सा पार्ट है, आपको समझ में आ रहा है
है ना। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उस चीज को सीखेंगे, बस आपको ये समझ में आएगा कि नोटेशन हमें क्या यूज करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट, नेक्स्ट लिख लो, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, है ना, क्योंकि यहां पे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आने वाला है ना। तो डिफरेंट ऑर्डर, और डिफरेंट ऑर्डर मतलब डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना। तो डिफरेंट ऑर्डर ही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो हमें यह पता है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्मेट का है, होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, है ना। तो सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी और किसी टाइप के मैट्रिक्स के लिए आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ठीक है। फर्स्ट मान लेते हैं सबसे बेसिक, अगर हमारे पास है ना डिटर्मिनेंट ऑफ, लिख लो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास 1 क्रॉस 1 का होगा तो उसका आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बताओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 क्रॉस 1 का एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, है ना। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ये है और इसके अंदर आपके पास एक ही एलिमेंट है ना, 1 क्रॉस 1 मतलब क्या हो गया कि एक ही एलिमेंट है, क्लियर है। तो अगर आपके पास एक ही मैट्रिक्स होगा, है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम वही होगा, है ना। तो अगर आपको ये बोला जाता है कि इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप सेम वही सिंगल एलिमेंट ही बताओगे, क्लियर है। तो 1 क्रॉस 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 क्रॉस 1 आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही होती है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ इसको बी मान लो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। अगर मैं एक अलग मैट्रिक्स सी मान लेता हूं जिसके अंदर एलिमेंट मैंने 0 पुट किया है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना लिखोगे, 0 लिखोगे। अगर मैं एक दूसरा डिटर्मिनेंट बना लेता हूं -5 का, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी आप कितना बताओगे, -5, क्लियर है। तो जब भी आपके पास 1 क्रॉस 1 का हो तो जो एलिमेंट अंदर में है वही एलिमेंट आपका क्या दे देगा, डिटर्मिनेंट दे देगा, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो अब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 का होगा तो एलिमेंट हमारे पास कैसे होगा, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है। तो जब भी आपके पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा, है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आप लिखोगे तो सबसे पहले तो हमें इसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, याद है आपको। और अब क्या करना है हमें, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी को, ठीक है। तो ए को हमें डायगोनल में, देखो डायगोनली हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो क्या होगा, ए इंटू डी, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सी इंटू बी, ठीक है। और बीच में हमें माइनस का सिंबल यूज करना है, ठीक है। ए बी सी डी आपके पास नंबर होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको क्या दे देगा, एक कोई ना कोई नंबर ही देगा, है ना। तो कैसे निकला समझ में आ गया, इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 में कैसे हमें लिखना समझ में आ रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, है ना, इस तरीके से भी लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, DET ऑफ ए,
है ना। तो ये भी एक सिंबल होता है, तो देख लेना बुक में कौन सा सिंबल या क्वेश्चन में कौन सा सिंबल यूज हुआ है, तो हमें उस हिसाब से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो कैसे हमें डिटर्मिनेंट 2x2 का कैलकुलेट करना समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर हमें कोई बोलता है कि इसका हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो अगर हमें डिटर्मिनेंट ए लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4, है ना। और जब हम ये वैल्यू लिखेंगे तो क्या करना होगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आंसर लिखेंगे तो कितना होगा 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, और कितना हो गया देखो 4 माइनस 6 माइनस 2, है ना। तो इस डिटर्मिनेंट से ये डिटर्मिनेंट जो है वो किस नंबर से एसोसिएटेड है, -2 से एसोसिएटेड है। क्लियर हो गया, है ना। तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप कितनी बोलोगे, -2 बोलोगे। समझ में आ गया कैलकुलेट करना। ठीक है, वैसे ही अगर मैं दूसरा मैट्रिक्स देख ले लेता हूं किसी भी टाइप का, मान लो 1 1 1 1 ले लिया, ठीक है, आप देखोगे यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी जब कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, बताओ कितनी आएगी वैल्यू, 1 माइनस 1, देखो 0 आ गया, है ना। तो इस मैट्रिक्स से रिलेटेड कौन सा नंबर है, 0 नंबर है। क्लियर है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि आप सबको समझ में आ गया होगा 2x2 में कैसे हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। बाकी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड हम करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, तो आपको 1x1 का पता है ऑलरेडी, 2x2 का आपको सीखना है कि कैसे करते हैं, और 3x3 अगर आप सीख जाओगे तो बाकी सारा टाइप का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास मैट्रिक्स है A क्रॉस इस टाइप से, ठीक है, मैं यहां पे ले लेता हूं A11 A12 A13, है ना, A21 A22 A23, और एक और ले रहा हूं A31 A32 A33। ठीक है, तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उस ऑर्डर के हिसाब से हमें उसी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। तो यहां पे अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, पहले से डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे वर्टिकल लाइन में, है ना। तो यहां पे देखो मैं फिर से इसको वर्टिकल लाइन के फॉर्मेट में लिख रहा हूं, और फिर मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस टाइप के 3x3 में जब हमें इक्वेशन को और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि पहले, है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले करना क्या है, इस डिटर्मिनेंट को छोटे छोटे डिटर्मिनेंट में हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। ठीक है, और कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं वो चीज हमें सीखना है यहां पे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहां पे हमें इसको एक्सपेंड हम कैसे कर सकते हैं वो चीज मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट को जो वैल्यू कैलकुलेट करना होता है उसी चीज को हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट को ओपन करना है ना। तो आपने ऑलरेडी ये चीज सीखा होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यहां पे देखो हमारे पास कितने रोज हैं, हमारे पास 3 रोज हैं, है ना, क्योंकि 3x3 का है तो ये हमारे पास R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास 3 कॉलम भी हैं, C1 C2 और C3। समझ में आ रहा है ना। तो C1 C2 C3 हमारे पास 3 कॉलम है और 3 रो है, यानी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के, है ना, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के हमारे पास कितने तरीके होंगे, 6 तरीके होंगे। ठीक है, तो जितने आपके पास रोज एंड कॉलम होंगे सबको आप ऐड कर दोगे तो उतने नंबर ऑफ वेज होंगे कि उतने तरीके से आप डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो और इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहां पे क्या होगा, ये मेरा 3x3 का था, है ना, तो इसको टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज टू
ओपन दी डिटर्मिनेंट, है ना। डिटर्मिनेंट को ओपन करने का मतलब क्या होता है, सॉल्व करना ही, है ना। जैसे हमारे पास 2x2 में देखो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ, तो इसको मैंने ओपन करके ये लिखा, है ना। तो ओपन करने का मतलब यही सॉल्व करना ही होता है, तो कभी कभी ये वर्ड भी यूज होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू ओपन द डिटर्मिनेंट इज कितना होगा, 3 + 3 = 6। तो टोटल 6 वेज हैं जिस तरीके से आप यहां पे ओपन कर सकते हो। और 6 वेज का मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी रोज के अबाउट ओपन कर सकते हो, किसी भी कॉलम के अबाउट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको रो के अबाउट ओपन करके बताता हूं कि ये कैसे ओपन होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको ओपन अबाउट रो, ठीक है। और ओपन अबाउट रो मतलब मैं रो में भी आपके पास 3 ऑप्शन है, तो आप R1 ले सकते हो, R2 ले सकते हो, R3 ले सकते हो। तो मैं R1 के अबाउट आपको ओपन करके बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो R1 के अबाउट जब ओपन करोगे तो आपके पास एलिमेंट किस तरीके से A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, ठीक है। अब देखो R1 के अबाउट जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको करना क्या है कि पहले हमें इस R को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मेरा R1 है ना। हम R1 के अबाउट ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करो कि पहले R1 को सेलेक्ट कर लो कि मुझे इसके अबाउट ओपन करना है, ठीक है। अब इसको जब ओपन करेंगे तो आप इस R1 के पहले एलिमेंट से स्टार्ट करो। तो पहला एलिमेंट क्या है हमारा यहाँ पे A11, तो आप पहले यहाँ पे A11 लिख दो, ठीक है। आप क्या करो यहाँ पे A11 लिख दो और A11 से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो लाइन आपका क्रॉस हुआ है उसको हमें छोड़ देना, यानी हमें यह समझना है कि हमने जिस रो के अबाउट ओपन किया उस रो को मैंने एलिमिनेट कर दिया, और पहला एलिमेंट क्योंकि हमने चूज किया तो पहले एलिमेंट को मैं डिलीट कर रहा हूं, है ना। तो आपके पास सिर्फ बच क्या गया, सिर्फ ये बच गया, है ना। तो इसको आप क्या करो डिटर्मिनेंट में लिख दो यहां पे A22 A23 और ये A32 A33। क्लियर है, फर्स्ट मेथड समझ में आया क्या किया मैंने। हम क्योंकि रो 1 के अबाउट कर रहे हैं तो रो 1 को तो हम फिक्स रखेंगे, बस बारी बारी से हम कॉलम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। पहला वाला कॉलम वाला काम हो गया, फिर सेकेंड वाले पे आओ। सेकेंड पे जब आप करोगे तो फर्स्ट रो तो हमारा डिलीट था ही पहले से, क्योंकि हम रो 1 के अबाउट ओपन कर रहे थे। और कॉलम में जब जाएंगे तो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, है ना। तो यहां पे आप फिर से क्या करो A12 लिखो और इसके साथ फिर से वो डिटर्मिनेंट लिखो जो आपका बच गया है। तो क्या क्या बच गया देखो 1 2 3 4, 2x2 का आपके पास बच गया। तो क्या लिखेंगे A21 A23 A31 A33। समझ में आ रहा है क्या। और फिर से यहां पे आप क्या करो सेकेंड वाला काम हमारा हो गया, तो सेकेंड को मैंने हटा दिया, ठीक है। और फिर अब थर्ड के अबाउट, है ना, थर्ड कॉलम के अबाउट। तो यहां पे मैं फिर से A13 लिखूंगा, ठीक है। यहां पे मैंने A13 लिखा और इसके साथ जो डिटर्मिनेंट मेरा यहां पे बच गया है वो मैं लिखूंगा। तो A13 को जब आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, है ना। और इसको आप क्या लिखोगे A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब बीच में जो साइन है वो प्लस का होगा या माइनस का होगा वो चीज हम देखते हैं। तो ये मैंने किसके अबाउट ओपन किया है, ये मैंने किसके अबाउट ओपन किया है, ये मैंने रो 1 के अबाउट ओपन किया है ना। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ये किसके अबाउट है, अबाउट रो 1, है ना, R1। तो ये जो मैंने वैल्यू लिखा है ये किसके अबाउट का है, रो 1 के अबाउट का है, ठीक है। तो मैंने रो 1 के अबाउट इसको ओपन किया है, तो मेरा ये आंसर आ गया। तो पहला वाला मैं लिख रहा हूं अबाउट R1, ठीक है। अब देखो ये A11 है, तो यहां पे आपको क्या करना है, ये जो आपका पहला एलिमेंट क्या है यहां पे A11 का है कि नहीं। तो A11 के साथ में आप क्या करो यहां पे माइनस का साइन लगाओ और इसके पावर में ये जो एलिमेंट है 11 इसका आप सम लिखो 1 + 1। क्लियर है। वैसे ही यहां पे भी करोगे तो फिर से क्या लिखेंगे प्लस और फिर -1 की पावर इसका जो नंबर है उसको ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 + 2। यहां पे करेंगे तो कितना होगा प्लस -1 टू द पावर 1 + 3, है ना। और देखो -1 टू द पावर कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये एक्चुअली में आपको क्या दे देगा
प्लस वैल्यू दे देगा, है ना। तो इसको मैं हटा के यहाँ पे प्लस लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो -1 टू द पावर 1 + 2 है, तो 1 + 2 3 दे देगा, तो -1 टू द पावर 3 कितना दे देगा आपको, -1 दे देगा। तो यहाँ पे मैं -1 लगा रहा हूं। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपका फिर से वैल्यू साइन प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो ऑर्डर किस तरीके से, जो प्लस माइनस का साइन है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, प्लस माइनस का साइन ऑल्टरनेटिवली मूव कर रहा है ना। तो यहां पे भी आपको समझना इस तरीके से है कि यहां पे मेरा पहला प्लस का साइन होगा, दूसरा माइनस का साइन होगा, तीसरा प्लस का साइन होगा, है ना। तो इसके साथ ये साइन हमें इंक्लूड करना है ना। तो देखो A11 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो मैंने प्लस का लिखा। A12 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहां देखो मैंने माइनस लिखा। A13 के साथ कौन सा है, प्लस का, तो यहां मैंने प्लस लिखा। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ऊपर में उसका प्लस माइनस का साइन ऑल्टरनेटिवली इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो ये मैंने किसके अबाउट ओपन किया, रो 1 के अबाउट। अब देखो सेम तरीके से अगर मैं इसी को अबाउट रो 2 ओपन करना चाहूं, ठीक है, अबाउट रो 2 में ओपन करना चाहूं, तो देखो मैं फिर से कैसे लिखूंगा। तो रो 2 के अबाउट जब ओपन करेंगे तो फिर से जो साइन चलेगा वो कैसे चलेगा, इसी तरीके से प्लस माइनस मूव करेगा, है ना। तो देखो ये मेरा रो 2 है, ठीक है। ऊपर में देखो साइन कौन सा था, प्लस का था, है ना। तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से समझो कि यहां पे जो सबस्क्रिप्ट में इस लोकेशन का, इसका लोकेशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। इसका लोकेशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है कि नहीं। तो अगर ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो सेकेंड रो -1 टू द पावर रोज और कॉलम को आप ऐड कर दो। तो रोज और कॉलम को ऐड करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका, नेगेटिव साइन। क्लियर है। तो इस तरीके से प्लस माइनस का साइन यहां पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको रो 2 के अबाउट ओपन करके दिखा रहा हूं कि रो 2 के अबाउट अगर ओपन करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि रो 2 को हमें डिलीट कर देना है कि नहीं। और फिर से इसका पहला एलिमेंट आप चूज करोगे। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, A21 दिख रहा है। और इसके साथ में यहां पे क्या लिखेंगे, -1 टू द पावर दोनों का सम 2 + 1, ठीक है। और देखो A21 ये है, इसके कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है ना। तो इसके साथ आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। और ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। और जो बच गया आप वो लिख दो। तो कौन कौन सा बच गया, देखो A12 बच गया, A13 बच गया, है ना। तो उसी लोकेशन पे लिख रहा हूं, A32 बच गया, A33 बच गया, है ना। A32 और A33 बच गया। क्लियर है। तो पहला वाला काम हमारा हो गया। ओपन करना हमें बस अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड रो तो था ही, तो पहला वाला रो मेरा ओपन हो गया। सेकेंड रो आएंगे किसके अबाउट, A22 के अबाउट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, +-1 टू द पावर 2 + 2, और ये क्या होगा, A22। और A22 को ओपन डिलीट करने के बाद कौन कौन सा बच गया, है ना। तो सेकेंड रो के अबाउट कर रहे हो तो सेकेंड रो को तो डिलीट कर ही दो। बाकी आप कॉलम कौन कौन सा कॉलम, बारी बारी से हमें तीनों कॉलम लेना है, ठीक है। तो देखो अब कौन कौन सा बच गया, A11, A13, A31, A33, ठीक है। ये सेकंड वाला काम हो गया। और फिर आ जाएंगे इसी के थर्ड वाले पे, ठीक है। तो इसका लोकेशन कितना है, +-1 टू द पावर 2 + 3 होगा, है ना। कितना होगा, 2 + 3, ठीक है। सॉरी यहां, हाँ ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, A23। क्लियर है। और इसको बाद देखो कौन कौन सा एलिमेंट आपका बच गया, A11, A12, A31, A32। क्लियर है। तो मैंने R2 के अबाउट भी ओपन कर दिया। सेम उसी तरीके से आप क्या करोगे, R3 के अबाउट भी ओपन कर सकते हो। तो R3 में आप क्या करोगे, ये वाला ले लोगे और फिर पहला एलिमेंट लोगे, है ना, पहला कॉलम लोगे, सेकेंड कॉलम लोगे, थर्ड कॉलम लोगे, है ना। एक एक कॉलम करके आप डिलीट करते जाओ और आंसर लिखते जाओ, ठीक है। तो यहां तक तो मैंने सॉल्व कर लिया दोनों का, लेकिन इसके आगे हमें कैसे सॉल्व करना है, वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो देखो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, A11 हो गया। और ये एक्चुअली में अब क्या बन गया, 2 × 2 का डिटरमिनेंट बन गया, है ना। और 2 × 2 तो आपको सॉल्व करना आता है। क्या करेंगे, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई अब करते जाओ। तो कितना हो जाएगा, A22, A33 - A32,
2 3, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। सेम वहां पे ये माइनस था तो यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ A12, और फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्या लिखेंगे A21 A33 माइनस A31 A23, क्लियर है। और प्लस A13 में क्या लिखेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो A21 A32 माइनस A31 A22, देखो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। तो हमने 3 क्रॉस 3 को क्या किया, छोटे छोटे 2 क्रॉस 2 में ब्रेक किया, है ना, और 2 क्रॉस 2 में ब्रेक किया तो इस टाइप से हो गया। सेम तरीके से हम यहां पे भी इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पे देखो साइन कितना आ जाएगा माइनस का, तो A21, है ना, और यहां पे भी आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना लिखोगे A12 A33 माइनस A32 A13, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा साइन प्लस का A22, और यहां पे ब्रेक करोगे तो कितना होगा A11 A33 माइनस A31 A13, क्लियर है। और यहां पे फिर से आपका माइनस साइन आ जाएगा A23, है ना, और बस वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते जाओ दोनों के लिए, तो क्या लिखोगे A11 A32 माइनस A31 A12, क्लियर है। कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि क्या किया मैंने, है ना। तो बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और बाकी आप इसको अब सॉल्व कर लो, वहां से जो आपका फाइनल आंसर होगा वही आपका एक नंबर के फॉर्मेट में यहां पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो सिंपली हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, क्लियर है। तो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आ गया, है ना। इसी तरीके से आप कॉलम के अबाउट भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। डिटर्मिनेंट में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप कॉलम के अबाउट भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अब एग्जांपल लेके ही आपको सॉल्व करता हूं ताकि आपको नंबर के टर्म में ज्यादा इजी होगा समझना, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्टली अब डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, मैट्रिक्स अब नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि ये किसी न किसी मैट्रिक्स से ही बना होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख रहा हूं, देखो 1 2 4, ठीक है, -130, ठीक है, और 410, ये मैंने लिया। अब देखो मैं इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं, है ना, यहां पे डिटर्मिनेंट है, ये नहीं होगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे लिखेंगे, मान लो मैं रो 1 के अबाउट ओपन कर रहा हूं, ठीक है, रो 1 के अबाउट ओपन करो, तो पहले हम क्या लेंगे 1 लेंगे, है ना। साइन आपको याद होगा प्लस माइनस प्लस का साइन आता है, ठीक है। तो रो 1 के अबाउट ये पहला 1 हो गया, और मल्टीप्लाई कौन कौन सा बच गया, तो ये वाला कॉलम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू कितना दे देगा आपको 0। तो देखो 3 × 0 माइनस 0 × 1, क्लियर है, पहला वाला काम हो गया। दूसरा वाला -2, तो यहां पे मैंने -2 लिखा। बच क्या क्या गया, बच गया मेरा ये दोनों बच गया, तो ये क्या होगा -1 × 0 -4 × 0, देखो ये वाला भी काम हमारा हो गया, है ना, सेकंड वाला कर लिया। थर्ड वाला देखो, थर्ड जब करोगे तो क्या होगा +4, ठीक है, और +4 में क्या क्या बच गया आपका, देखो -1 × 1 -3 × 4, है ना। तो देखो ये दोनों टर्म तो आपका 0 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × -1 -12, कितना हो जाएगा -13, है ना, और -13 × 4 कितना दे देगा 52, है ना। तो -52 इसका आंसर हो गया। तो ये मैंने किसके अबाउट ओपन किया था, रो 1 के अबाउट ओपन किया था, है ना। तो ये अबाउट रो 1 है, कहीं से भी आप ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अबाउट R1। अब देखो मैं इसी को कॉलम के अबाउट, एक कॉलम के अबाउट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं, ठीक है। मान लो मैं यहां पे अबाउट कॉलम 1 में कर रहा हूं, ठीक है। तो अबाउट कॉलम 1 में देखो कॉलम 1 कौन सा है, ये वाला, है ना। तो जब भी आपको कॉलम लोगे तो आप क्या करोगे, इस कॉलम को कंप्लीटली सेलेक्ट कर लोगे, यानी ये मेरा क्या हो गया कंप्लीटली डिलीट हो गया। और साइन कैसे मूव करेगा, प्लस माइनस प्लस, याद होगा, यानी तो आप प्लेसेस का -1 की पावर में आप ऐड करते जाओ, जैसे पहले किया था, तो आपको ये साइन मिलता जाएगा, ठीक है। अब आपने कॉलम चूज किया तो एक एक रो को आपको बारी बारी से लेना पड़ेगा। तो पहले हम कौन सा रो लेंगे, पहला वाला रो लेंगे। तो ये एलिमेंट कौन सा आया 1, 1 का साइन क्या होगा प्लस का, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे 1 लिखा,
और बच क्या गया 3 इंटू 0 1 इंटू 0 दिख रहा है 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0। सेकेंड क्या होगा -1 और माइनस का साइन क्या है माइनस, तो माइनस ऑफ -1 प्लस बन जाएगा। ठीक है, और ये रो 1 कंप्लीट हो गया। रो 2 पे आ जाओ, क्या बच गया 2 और ये 1, तो क्या मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1। तो ये सेकेंड रो वाला काम हो गया। थर्ड में किस पे आ जाएंगे फोर्थ पे, तो +4 है ना, और इसके बाद ये हटने के बाद क्या बच गया 2 इंटू 0 3 इंटू 1 है ना, तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा ये देखो, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया ये देखो, पहला वाला तो आपका 0 हो गया है ना, तो ये टर्म तो आपका 0 हो गया, ये माइनस माइनस +1 दे दिया। ठीक है, और सेकेंड वाला आपका क्या दे देगा, यहां से आपका -1 आ गया। ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा प्लस और ये -2 इंटू 0। ठीक है, कहीं पे गलती हुआ क्या देखो, देखो कहीं पे गलती हुआ क्या 1 2 4 सॉरी, यहां पे आप 4 कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप 4 कर लो है ना, तो यहाँ पे आप 4 करोगे तो आपका ये वाला एलिमेंट जो है वो सही आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 ले लिया था इसलिए मेरा ये 52 आ गया था। ठीक है, तो ये पहला वाला एलिमेंट 4 ले लो, फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड वाले में ये इससे मल्टीप्लाई होगा है ना, तो ये 2 इंटू 0 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन सही कर लेना। और थर्ड वाले में +4 करोगे तो +4 में ये किससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो -1 ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये है ना, तो पहला वाला तो 0 हो गया, ये +1 है और ब्रैकेट में कितना बचा आपका -4, और यहां से कितना बचेगा 4 इंटू ये 0 और ये कितना हो गया -12 है ना, तो कितना हो जाएगा देखो -4 -48 मिलके फिर से आपका कितना दे देगा 52 है ना। तो देखो दोनों के अबाउट निकालने से हमारा आंसर क्या हो गया ये चीज आया। लेकिन यहां पे अगर आप एक चीज ध्यान दोगे तो यहां पे मैंने कॉलम 1 के अबाउट निकाला, लेकिन अगर मैं कॉलम 3 के अबाउट निकालता तो क्या होता। ठीक है, तो देखो मैं इसी क्वेश्चन को कॉलम 3 के अबाउट सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूं नीचे में, और इसी क्वेश्चन को मैं कॉलम 3 के अबाउट सॉल्व करके आपको बताता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास 1, देखो क्वेश्चन फिर से लिख लो 124 -130। ठीक है, और लास्ट वाला 410। ठीक है, अब देखो इसी को मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको कॉलम 3 के अबाउट ओपन करूं। कॉलम 3 के अबाउट मैं क्यों ओपन कर रहा हूं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं कॉलम 3 के अबाउट इसको ओपन करना चाह रहा हूं। तो कॉलम 3 के अबाउट करोगे तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 है ना, सॉरी 4, और इसके अबाउट सारा एलिमेंट को कैंसिल करोगे तो क्या बच जाएगा -1 इंटू 1 -3 इंटू 4। क्लियर है, और इसके बाद ये देखो प्लस माइनस प्लस है ना, तो यहां पे फिर से माइनस साइन होगा। देखो -0 इंटू कुछ क्वांटिटी होगा, मैं वो नहीं लिख रहा हूं कि क्या है। ठीक है, आप इसके अबाउट एक लिख के 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बनाओगे, मैं वो नहीं लिख रहा हूं। थर्ड के अबाउट भी करोगे मैं वो भी नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला टर्म अगर 0 है तो बाद में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 0 ही होगा। तो क्या हमें ये टर्म लिखने की जरूरत है क्या, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म बचा, और यहां से आंसर कितना हो जाएगा 4 इंटू -1 -12, और डायरेक्टली देखो 2 लाइन में हमारा, एक लाइन में एक्चुअली में आंसर आ गया है ना। तो यानी डिटर्मिनेंट में आप देख रहे हो कि 3 क्रॉस 3 या उसके ज्यादा ऑर्डर में आपके पास कितना लेंदी कैलकुलेशन हो रहा है। क्लियर है ना, तो लेंदी कैलकुलेशन अगर हो रहा है तो हमारा एम ये होना चाहिए कि हम उस रो या कॉलम के अबाउट अपने डिटर्मिनेंट को ओपन करें जिसके अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, है ना, ताकि हमारे पास ये सिचुएशन बन जाए 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग है ना।
तो वो हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपका जितना मिनिमम होगा हमारे पास यही काम करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लो और यही हमारा डिटर्मिनेंट का मेन पर्पस होगा, है ना। ऑलवेज ओपन योर डिटर्मिनेंट अबाउट दैट रोज और कॉलम, हमें वो रोज या वो कॉलम के अबाउट ओपन करना है which has maximum number of, है ना, which has maximum number of zeros, है ना, जिसके एलिमेंट जो हो वो मैक्सिमम जीरो है ना। तो यहां पे देखो बाकी सब में कहीं जीरो नहीं दिख रहा था, लेकिन इस कॉलम में मुझे 2 जीरो दिख रहा है ना, इस कॉलम में मुझे 2 जीरो दिख रहा है। तो 2 जीरो दिख रहा है तो हम इसके अबाउट ओपन करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए। अगर किसी में सारा डिजिट है और एक ही जीरो कहीं पे है तो आप ट्राई करो कि उस रो या कॉलम के अबाउट ओपन करो, और अगर किसी में कहीं भी जीरो नहीं है तब कुछ नहीं कर सकते, आपको पूरा फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट में हम उस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि डिटरमिनेंट हम जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है वो क्या होती है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 4.1 अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 आप कंप्लीट कर सकते हो, 6-7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप वो इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। सिंपली आपको डिटरमिनेंट को ओपन करना है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा हमें उसके अबाउट ओपन करना है ताकि हमें मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़े, है ना। तो हमारा एम क्या है ना, इसका एम क्या है 2, है ना, हमारा एम क्या है मिनिमम कैलकुलेशन, ठीक है। क्योंकि हमें दिख रहा है कि डिटरमिनेंट में क्या हमारे पास बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन आने वाला है ना। तो हमें ट्राई ये करना है कि जितना कम कैलकुलेशन हमें करना पड़े उतना हमारे लिए क्या है बेटर है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बस आप लोग ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करो, फिर हमको इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करेंगे। और अभी हमने 3x3 के लिए आपको दिखाया है, ऐसे में आपको 4x4 मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा, है ना। तो 4x4 सीख जाओगे तो बाकी सारे टाइप का डिटरमिनेंट आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको बेसिकली 3x3 का ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी डिस्कशन कर लेंगे 4x4 का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो एग्जाम में उस टाइप से उतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आता है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। ये सब एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे, ठीक है। चलो बाय।